वेलकम टू एपेक्स कैरियर क्लासेस। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक नया वंश। उस वंश का नाम है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का जो समय था वो था 606 से 647 ईस्वी। 41 साल तक इस वंश ने शासन किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक खुद था जिसका नाम था पुष्यभूति, यानी इसी संस्थापक के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा था पुष्यभूति वंश। लेकिन यहां से क्वेश्चन बन जाए वास्तविक संस्थापक, तो आपको आंसर करना है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। इस प्रभाकर वर्धन की जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, जिस पर यह शासन करता था, उसका नाम था थानेश्वर। हरियाणा में पड़ता है थानेश्वर। इस प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी, इस पत्नी का नाम था यशोमती। इस यशोमती के दो पुत्र हुए, एक पुत्री। सबसे बड़ी पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था राज्यश्री। बड़ा बेटा हुआ जिसका नाम था राज्यवर्धन, और छोटे बेटे का नाम था हर्षवर्धन। यानी पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति, वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन, जिसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा, इसकी पत्नी का नाम यशोमती। यशोमती के दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, एक पुत्री राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह प्रभाकर वर्धन ने मौखरी वंश का शासक था। कौन से वंश का? मौखरी वंश का शासक था जिसका नाम था ग्रहवर्मा, यानी इस ग्रहवर्मा के साथ कर दिया। राज्यश्री का विवाह ग्रहवर्मा के साथ कर दिया, जो कि मौर्य वंश से संबंधित था। इधर क्या होता है कि जो बंगाल का शासक होता है, बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। यहाँ पर जो बंगाल नरेश होता है उसका नाम था शशांक। और एक मालवा का शासक होता है, मालवा के शासक का नाम होता है देवगुप्त। यानी ये जो शशांक था, ये देवगुप्त था और ये ग्रहवर्मा था, तीनों दोस्त। मौखरी वंश का शासक ग्रहवर्मा, जिसके साथ राजश्री का विवाह हुआ। ग्रहवर्मा, मालवा का शासक देवगुप्त और बंगाल का नरेश शशांक। ये शशांक वही शशांक है जिसने सबसे पहले महाबोधि वृक्ष को कटवाया था। क्वेश्चन अगर कभी बन जाए कि महाबोधि वृक्ष को सबसे पहले किसने कटवाया, तो आंसर करना है शशांक। क्लियर है? महाबोधि वृक्ष इसीलिए कटवाया था, शशांक ने कटवाया था महाबोधि वृक्ष। महाबोधि वृक्ष वह वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया था, उस वृक्ष को नाम दिया महाबोधि वृक्ष। अब यहाँ पे क्या था कि जो ग्रहवर्मा था, ये देवगुप्त और शशांक, ये तीनों दोस्त थे। लेकिन जैसे ही शादी हुई तो इनके बीच में मतभेद शुरू हुए। गौड़ नरेश शशांक और देवगुप्त दोनों ने मिलकर के हत्या कर दी ग्रहवर्मा। किसकी हत्या की? ग्रहवर्मा की हत्या। सूचना पहुंची किसके पास? प्रभाकर वर्धन के पास। क्योंकि ग्रहवर्मा की हत्या करने के बाद राजश्री को बंदी बना लिया जाता है। अब किसी की बेटी बंदी हो तो सीधी सी बात है, बाप के पास जो सूचना जाएगी तो बाप किसी न किसी तरीके से अपनी बेटी को उसके चंगुल से निकालने का प्रयास करेगा। ठीक उसी प्रकार तब किया गया। प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े बेटे को भेजा जिसका नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ने जाकर के हत्या कर दी देवगुप्त की, लेकिन शशांक ने धोखे से हत्या कर दी राज्यवर्धन। यानी इस राज्यवर्धन को जब प्रभाकर वर्धन ने भेजा तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त को तो मार दिया, लेकिन शशांक ने धोखे से मार दिया राज्यवर्धन। क्योंकि जैसे ही राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या की तो शशांक जो है मैत्री प्रस्ताव लेकर के आया। उसने कहा कि हम आपके साथ मैत्री
संबंध बनाना चाहते हैं, एक मित्रता के संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन धोखे से संबंध बनाने के चक्कर में जो मैत्री संबंध हो रहे थे दोनों एक दूसरे के निकट आते गए। निकट आने के करीब में जो शशांक था वो धोखे से हत्या कर देता है राज्यवर्धन। दोबारा से पुनः सूचना पहुंचती है प्रभाकर वर्धन के पास। जब ये सूचना प्रभाकर वर्धन के पास पहुंचती है तो उसी समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। अब सोचिए, थानेश्वर की गद्दी पर जो उत्तराधिकारी थे वो खत्म हो चुके थे। एक उत्तराधिकारी बचा था जिसका नाम था हर्षवर्धन। उस समय हर्षवर्धन की उम्र मात्र 16 वर्ष, यानी 16 वर्ष की अवस्था का एक बालक उस भीषण परिस्थिति से गुजर रहा था। वो भी एक राजा का बेटा। थानेश्वर की गद्दी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से खाली हुई। थानेश्वर की गद्दी के साथ साथ जो मौखरी वंश का शासक था ग्रहवर्मा, ये मौखरी वंश कन्नौज के अंतर्गत था। कहाँ? कन्नौज में, यानी इनडायरेक्ट रूप से कन्नौज की गद्दी और थानेश्वर की गद्दी दोनों खाली हो चुकी थी। यानी थानेश्वर की गद्दी भी और कन्नौज की गद्दी भी, दोनों गद्दियां खाली हो चुकी। दोनों गद्दियों को संभालना था हर्षवर्धन को, लेकिन हर्षवर्धन की उम्र उस समय 16 वर्ष थी। लेकिन फिर भी हर्षवर्धन अपनी बहन को चंगुल से मुक्त कराने के लिए, क्योंकि जो बंदी बना ली थी, निकल पड़ता है। और एक बौद्ध भिक्षु होता है, एक बौद्ध भिक्षु होता है जिसका नाम होता है दिवाकर मित्र। क्या नाम होता है? दिवाकर। मैंने बताया था भिक्षु सन्यासी को कहते हैं जो बौद्ध धर्म के अंदर सन्यासी व्यक्ति होते हैं और जो बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं प्रदान करते हैं उसे भिक्षु कहा जाता है। और जो गृहस्थाश्रम व्यतीत करके, गृहस्थाश्रम व्यतीत करते हुए धार्मिक शिक्षाएं देते हैं, यानी गृहस्थ भी व्यतीत कर रहे हैं और धार्मिक शिक्षा भी दे रहे हैं, उन्हें उपासक कहा जाता है। यानी पुरुष है तो उपासक, स्त्री है तो उपासका, यहाँ पर सन्यासी है तो भिक्षु, सन्यासिनी है तो भिक्षुणी। तो इस प्रकार से दिवाकर मित्र जो भिक्षु था, एक बौद्ध भिक्षु था, उसकी सहायता से हर्षवर्धन अपनी बहन को खोजने में सहायता प्रदान होती है, सहायता लेता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है किसकी सहायता से हर्षवर्धन ने अपनी बहन को खोज निकाला? दिवाकर मित्र की सहायता से। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो शशांक होता है उसकी हत्या कर देता है हर्षवर्धन, अपनी बहन को चंगुल से मुक्त करा देता है। दिवाकर मित्र जो था वो हर्षवर्धन का ही ममेरा भाई था, यानी मामा का लड़का था, ममेरा भाई था। ममेरा भाई कौन था? दिवाकर। अब देखिए एक रूपरेखा बन चुकी है। पुष्यभूति वंश, समय 647 ईस्वी, संस्थापक पुष्यभूति, वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के पत्नी यशोमती, राजधानी थानेश्वर हरियाणा। यशोमती के 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, एक पुत्री राजश्री। जब पुत्री होती है तो सब शादी करने की सोचते हैं, शादी कर देते हैं कन्नौज के शासक, मौखरी वंश का शासक ग्रहवर्मा के साथ। उसी समय ग्रहवर्मा के जो दोस्त होते हैं, मालवा का शासक देवगुप्त और बंगाल का नरेश शशांक, मिलकर हत्या कर देते हैं ग्रहवर्मा की। उसकी पत्नी को बंदी बना लेते हैं। इस बात की सूचना प्रभाकर वर्धन के पास पहुंचती है। प्रभाकर वर्धन अपनी पुत्री को चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को भेज देता है। राज्यवर्धन देवगुप्त की तो हत्या कर देता है जो मालवा का शासक होता है, लेकिन एक मित्रता का संबंध लेकर के, मित्रता का प्रस्ताव लेकर के शशांक राज्यवर्धन के पास पहुंचता है और धोखे से हत्या कर देता है राज्यवर्धन की। फिर सूचना पहुंचती है प्रभाकर वर्धन के पास, यानी बड़ा बेटा गुजर चुका है, पुत्री अभी बंदी बनी हुई है, कन्नौज की गद्दी खाली हो चुकी है। कई सारे कारणों की वजह से प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। उस समय हर्षवर्धन जो प्रभाकर वर्धन का छोटा बेटा था 16 वर्ष का होता है। 16 वर्ष की अवस्था में 2 गद्दियां खाली, एक थानेश्वर की गद्दी खाली हो चुकी थी, एक कन्नौज की गद्दी खाली हो चुकी थी। बहन की मौत का बदला लेना था, बहन जो बहन हुई था उसकी मौत का बदला लेना था, बहन को मुक्त कराना था, बड़े भाई की मौत का बदला लेना था, गद्दियां भी संभालनी थी। इतनी सारी भीषण परिस्थितियों में हर्षवर्धन
गद्दी संभालता है और गद्दी संभालते ही शशांक की हत्या करता है और शशांक की हत्या करने के बाद अपनी बहन को दिवाकर मित्र की सहायता से पा लेता है। बात क्लियर समझ में आ रही है? इस प्रकार से हर्षवर्धन की 2 राजधानियां हुई। कितनी राजधानी हुई? 2 राजधानी। एक कौन सी बनी? अभी बताया मैंने, बाप की जो राजधानी थी वही रहेगी थानेश्वर। दूसरी कौन सी बन गई? कन्नौज। यानी थानेश्वर और कन्नौज 2 ऐसी राजधानियां थी हर्षवर्धन की जिनसे शासन करता। हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि भी था। दरबारी कवि था जो हर्षवर्धन के दरबार में रहता था, उसका नाम था बाणभट्ट। क्या नाम था? बाणभट्ट। इसने हर्षचरित नामक पुस्तक, यानी ये हर्षचरित नामक पुस्तक ही ये सारा ब्यौरा देती है जो मैंने आपको बताया है। हर्षचरित नामक पुस्तक में ही हर्षवर्धन की विजयों का उल्लेख होता है कि हर्षवर्धन ने कौन कौन सी विजय पाई थी। हर्षवर्धन स्वयं एक नाटककार भी था और नाटक भी लिखता है, और वो नाटक हर्ष नाम और ब्राह्मण से लिखवाता है। एक लिखवाता है नागानंद, एक लिखवाता है रत्नावली और एक लिखवाता है प्रियदर्शना। ये तीनों नाटक हर्षवर्धन ने लिखे थे। लिखवाए थे नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शना। ये 3 नाटक पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से हर्ष के नाटक नहीं है। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकता है, इसमें ऑप्शन के अंदर चौथा कुछ और डाला जा सकता है। यानी हर्षवर्धन के 3 नाटक हैं, एक रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शना। प्रियदर्शना उसकी पत्नी के लिए लिखा गया था, पत्नी के बारे में दर्शाता है। तो ये दोनों नाटक हर्षवर्धन की विजयों का, शासन व्यवस्था का, उसके शासनकाल में कौन आया, इस सब का ब्यौरा देता है। उसी समय हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया हुआ था जिसका नाम था हुइनसांग। क्या नाम था? हुइनसांग। चीनी यात्री था, यानी चीन से आया था ये यात्री। तो कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन के साथ विदेश संबंध अच्छे रहे होंगे, चीन के साथ व्यापार की रणनीति अच्छी रही होगी। यानी हर्षवर्धन विदेश नीति के साथ साथ एक कुशल योद्धा भी था, कुशल रणनीतिक भी था। यानी कई सारी खूबियां हर्षवर्धन के अंदर मौजूद थी। यहाँ हुइनसांग आया, इस हुइनसांग को नाम दिए जैसे यात्रियों में राजकुमार, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की खासियत है कि अगर हिंदुस्तान में कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो उसे मान सम्मान ज्यादा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पड़ोस का कोई टीचर आपको पढ़ाने के लिए आए तो आप उसको सम्मान नॉर्मल कह देंगे, ये तो यूं होता रहता है। लेकिन बाहर से जब आता है टीचर तो कहते हैं अच्छा टीचर। तो ये सम्मान हमारे भारतीय संस्कृति में पहले से रहा है। यात्रियों में राजकुमार, इन्होंने का वर्तमान शाक्य मुनि है। शाक्य मुनि का मतलब अच्छा पंडित, नीति का पंडित। ये नाम हर्षवर्धन के शासनकाल में आए हुइनसांग के हैं, नीति का पंडित। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। यात्रियों में राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि, नीति का पंडित किसे कहा जाता है? हुइनसांग को कहा जाता है। कहाँ का निवासी था? चीन का था। यहाँ पर हुइनसांग ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम लिखा सी यू। क्या नाम था? सी यू। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में जितने भी राजदूत आए उन सबका बहुत सम्मान रखा। हुइनसांग भी उनमें से एक था। और हुइनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि। अब आप इस चीज से समझ सकते हो कि किसी व्यक्ति के लिए इतने सारे शब्द प्रयोग किए गए हैं कि नीति का पंडित है, वर्तमान शाक्य मुनि है, यात्रियों का राजकुमार है। तो उस राजा के शासनकाल में विद्वानों की कितनी कद्र रही होगी, कितना महत्व दिया गया होगा, कितना सम्मान दिया गया होगा। हर्षवर्धन जो जितनी भी कमाई होती थी कन्नौज से, उसमें सम्मेलन करता था और ब्राह्मणों के बीच में दान कर दिया करता था। ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन के समान कोई भी शासक उतना दान नहीं करता था जितना हर्षवर्धन करता था। यानी हर्षवर्धन के समान दान करने वाला कोई शासक नहीं। यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था कन्नौज में, बौद्ध सम्मेलन था। उस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी
जो 630 में हुआ था, 6 से 29 में हुआ, 629, 6 से 29 ईस्वी में कन्नौज सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ह्वेनसांग ने। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अशोक के समय जो बौद्ध धर्म सम्मेलन हुआ, सॉरी हर्षवर्धन के समय, उसकी अध्यक्षता किसने की? ह्वेनसांग ने। जबकि यहीं से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रथम चीनी यात्री कौन था? जब चीनी यात्री ये है तो भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जो 399 ईस्वी में आया था भारत, उसका नाम था फाहियान। क्या नाम था? फाहियान। पर्टिकुलर नाम से पूछे कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया, तो आंसर हर्षवर्धन होगा। लेकिन पहला चीनी यात्री जो भारत आया उसका नाम फाहियान था, और ये किस राजा के शासनकाल में आया? जिसका नाम था गुप्त वंश का शासक, महान शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया। इसे विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। और मैंने आपको बता दिया था क्लास में, पिछली में, कि विक्रमादित्य की उपाधि 14 लोगों ने धारण की थी, और 14वां जो शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वो हेमू था। और ये हेमू वही है जो पानीपत के द्वितीय युद्ध में मारा जाता है। 1556 में जो युद्ध होता है उसमें जो हेमू मारा जाता है, वही हेमू अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक था। अकबर के शासनकाल में दिल्ली की गद्दी को हासिल करने वाला शासक था। आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, वो तो बैरम खान की चाल से हार गया था। यहाँ पर क्या हुआ कि जो चीनी यात्री था फाहियान, जो पहला चीनी यात्री था, इसने भी एक किताब लिखी थी और उसका नाम था फू फो की। बात क्लियर समझ में आ रही है? एक स्टोरी की तरह समझते चलो। पुष्यभूति के बाद प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, 1 बेटी राजश्री। अब लड़की होगी, शादी होगी। राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक रविवर्मा के साथ, उसके दोस्त मालवा का शासक देवगुप्त और बंगाल का शासक शशांक मिलकर हत्या कर देते हैं। राजश्री को बंदी बना लेते हैं। राजश्री को बंदी बनाने के बाद में कन्नौज की गद्दी खाली होने के बाद में प्रभाकर वर्धन के पास मैसेज जाता है। प्रभाकर वर्धन अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को भेजता है। राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है, पर शशांक धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। मौके का फायदा उठाता है, शशांक बंदी बना के रखता है उसकी बहन को। तुरंत सूचना पहुंचती है प्रभाकर वर्धन के बाद, मर जाता प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन उस समय 16 वर्ष का होता है। हर्षवर्धन अपनी बहन को खोजने के लिए और अपनी बहन को चंगुल से मुक्त कराने के लिए शशांक पर आक्रमण कर देता है। शशांक को मौत के घाट उतार देता है, बहन को छुड़ा देता है। इस सब प्रोग्राम में जो सहायता प्रदान की हर्षवर्धन को बहन को खोजने में, वो दिवाकर मित्र करता है, जो बौद्ध भिक्षु होता है। भिक्षु बौद्ध धर्म के अंतर्गत उनको कहा जाता है जो सन्यासी रहते हुए बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन करते हैं। जब उपासक उनको कहते हैं जो गृहस्थाश्रम व्यतीत करते हुए, यानी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं और या कराते हैं, उन्हें उपासक और उपासिका कहा जाता है। बहुत क्लियर है। हर्षवर्धन के शासन काल में 6 से 29 में ह्वेनसांग आता है जो चीनी यात्री होता है। उसके कुछ नाम दे दिए जाते हैं, जैसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्यमुनि। सीयू की नामक पुस्तक लिखता है। पहला चीनी यात्री फाहियान आता है, लेकिन वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आता है। और विक्रमादित्य की उपाधि 14 लोग धारण करते हैं, और 14वां जो शासक था, जो ये उपाधि धारण करता विक्रमादित्य की, वो हेमू था। हेमू पानीपत के द्वितीय युद्ध में मारा जाता है। दूसरी समस्या यहाँ से ये तैयार होती है कि हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। मतलब ये था कि हर्षवर्धन अच्छे तरीके से शासन कर रहा था, कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि हर्षवर्धन दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ पाया। दक्षिण की तरफ एक युद्ध जरूर हुआ, और उस युद्ध का नाम आता है नर्मदा का युद्ध, जो 630 ईस्वी में। कब हुआ? 630 ईस्वी। बात क्लियर है? देखिए, ये जो हर्षवर्धन था,
इसके साथ 630 ईस्वी में युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम होता है नर्मदा का युद्ध। कहाँ का युद्ध? नर्मदा का युद्ध। नर्मदा नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया, इसलिए नर्मदा का युद्ध नाम किया। इस युद्ध की जानकारी जो देता है हमें, उस जानकारी का नाम है एहोल। ये अभिलेख था। एहोल अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि नर्मदा का युद्ध हुआ। और ये जो युद्ध हुआ ये हर्षवर्धन वर्सेस पुलकेशन द्वितीय के बीच हुआ। यानी पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच हुए युद्ध में पुलकेशन द्वितीय विजयी होता है। यानी विजयी कौन हुआ? पुलकेशन द्वितीय। अब ये दक्षिण भारत में पड़ती है नर्मदा। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य शासक। कैसा शासक था? चालुक्य शासक। इस चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के साथ ही तो युद्ध हुआ। दक्षिण भारत पर शासन था चालुक्यों का। अब चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के साथ जब ये युद्ध हुआ हर्षवर्धन का, तो इस युद्ध में पराजय हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत पर विजय हासिल नहीं कर पाया हर्षवर्धन, उत्तर भारत तक ही सीमित रह गया। अब यहाँ से ये परिणति बनके तैयार हुई कि दक्षिण भारत में जा नहीं पा रहा है, उत्तर भारत में शासन हो रहा है। उत्तर भारत में इसकी मृत्यु के बाद छोटे छोटे राजा, और छोटे छोटे राजाओं की वजह से जो केंद्रीय सत्ता होती है वो छोटी पड़ जाती है। और केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने से भारत में छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है। और छोटे छोटे राजवंशों के कारण भारत पर विदेशी हमले होने के कगार पर होते हैं। और 712 ईस्वी यानी 60-70 साल के आसपास ही देश में अरबी आक्रमण होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? एक बात और ध्यान रखना कि हर्षवर्धन के शासन काल में ही दो जनजाति थी, एक थी टेर और एक थी सबर। ये दो ऐसी जनजाति थी जो अपने देवताओं को मानव की बलि देती थी। मानव बलि देने वाली जनजाति हर्षवर्धन के शासन काल में टेर और सबर थी। टेर एवं सबर जनजाति अपने देवताओं को मानव बलि देती थी, मनुष्यों का मांस चढ़ाती। बात क्लियर है? तो ये जो था, ये था आपका पुष्यभूति वंश। इस वंश के बाद में छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है, भारत पर अरबी आक्रमण होते हैं। क्लियर है? अरबी आक्रमणों की जानकारी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये था आपका पुष्यभूति वंश। थैंक यू।